एक मुद्दा तो ऐसा है जिस पर आप और सरकार दोनों मत सेम टू सेम रखते हैं। कौन सा मुद्दा? एसआई भर्ती परीक्षा का। वो भी कह रहे हैं कि एसआई भर्ती भैया रद्द नहीं होनी चाहिए और आप भी यही कह रहे हैं। इंडिया अलायंस में हनुमान जी हमारे साथ हैं और वो उन मुद्दों को उठा रहे हैं। उनके मुद्दों में बड़े नेता कब आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरेंगे, इसका इंतजार सबको है। क्या बोलेंगे? एक वीडियो अभिमन्यु पुनिया जी का बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस उनको धक्का देकर और गाड़ी में बिठा रही थी। पूरे राज्य के अंदर जो राकेश का हत्याकांड का मामला हुआ, 2 दिन के अंदर मामला निपटने का था। एक बार ऐसे ही अभिमन्यु पुनिया जी ने भरे मन से एक बात बोली थी कि अधिकारी ना माने तो ठोक दो, है ना? याद होगा सर। कहा जा रहा है कि पीसीसी अध्यक्ष तो भैया सचिन पायलट जी को बना दो। अभिमन्यु पुनिया जी इस पर क्या कहेंगे? तो हनुमान जी किस किस के आगे सरेंडर करते हैं वो कभी बताते हैं? हनुमान बेनीवाल जी ने ये कहा कि सचिन पायलट जी ने सरेंडर करके बहुत बड़ी गलती की। क्या आप मानते हैं कि हाँ, हमारी सरकार में ये सब घोटाले हुए? बिल्कुल। मैं तो मुख्यमंत्री जी तब थे, तब एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के मुकदमे वापस लेने थे। निर्मल चौधरी जी की आई कि उनको जेल में ले गए, उनको थाने में ले गए, तो भैया आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हमारे पायलट साहब और बोल रहे हैं। पर जब आप डॉक्टर राकेश बिश्नोई के लिए बैठे हुए थे, तब तो आपके साथ वो नजर नहीं आए बैठे हुए। ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई कि भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने और हनुमान जी ने एसआई का भर्ती का मामला उठा दिया? बड़े ही छोटे हल्के शब्दों का इस्तेमाल पायलट साहब के लिए किया जाता था। मैं यहाँ पर बोल भी नहीं पाऊंगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने बताई। कितनी हकीकत लगती है कि लोकेश शर्मा जी झूठ बोल रहे हैं या फिर शायद सच बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज जिनसे मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ, देख तो लिया ही है, ये वो हैं जो बड़ी ही मजबूती के साथ अपनी बात रखते हैं। सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं, चाहे सरकार उनकी हो या फिर किसी और की। काफ़ी कम समय में सबसे ज़्यादा लोकप्रियता जिन्होंने हासिल की, कौन? विधायक अभिमन्यु पुनिया जी। नमस्कार सर। थैंक यू सोनिया जी। सर, सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि सरकार जिस तरीके से अभी चल रही है, क्या बोलना चाहेंगे उस पर? देखो, पहली बार राजस्थान के अंदर ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन जैसा माहौल राजस्थान के अंदर हो रखा है कि सरकार की नाकामियां और 1.5 वर्ष में सरकार की जो परिस्थितियां रही है, चाहे महंगाई पर लो, चाहे आप सरकार के व्यवस्था को लेकर लो, कहीं भी ऐसी कोई सरकार की तरफ से कोई योजना आम जन के लिए नहीं आई, आम नागरिक के लिए नहीं आई। बल्कि सरकार ने जो योजनाएं थी, चिरंजीवी योजना थी, जो नौजवानों के लिए योजनाएं थी, उनको बंद करने का काम किया। चाहे युवा मित्र जो हमारे थे, उनको बंद करने का काम किया। जिस तरीके से राज्य सरकार एक हठधर्मिता जो अपनाए हुए, कई मामले राजस्थान के अंदर हुए। युवा मित्रों ने कम से कम आत्महत्या की, लेकिन सरकार ने कोई उनकी सुनवाई नहीं की। राकेश जो हत्याकांड हुआ, उसको लेकर 10 दिन तक सरकार नौसिखिया साबित की तरह रही कि कोई सरकार में बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि कोई जनप्रतिनिधि अपनी बात रख रहा है, एमएलए और एमपी अपनी बात रख रहा है, और राज्य सरकार उसकी ध्यान की बजाय राज्य सरकार उसको सुनना भी नहीं चाहती है। और ब्यूरोक्रेसी इतनी ज़्यादा हावी होना, कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार में आईएएस अधिकारी इस सरकार को चला रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, आपने इतनी सारी कमियां गिना दी हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे है कि एक मुद्दा तो ऐसा है जिस पर आप और सरकार दोनों मत सेम टू सेम रखते हैं। कौन सा मुद्दा? एसआई भर्ती परीक्षा का। वो भी कह रहे हैं कि एसआई भर्ती भैया रद्द नहीं होनी चाहिए और आप भी यही कह रहे हैं। देखो, मैं तो कुछ छात्र आए मेरे पास, तब एसआई भर्ती को लेकर हमने लेटर लिखा, लेकिन हमने तो तब भी कहा था कि अगर एसआई भर्ती में खामियां हैं तो आप रद्द करो, आरपीएससी भंग करो, लेकिन आप करो। आप नौजवानों को, जो नौजवान चाहता है वैसे बात रखनी पड़ेगी। कुछ छात्र कहते हैं कि हमने ईमानदारी से लगे, कुछ छात्र ईमानदारी से लगे हैं तो आप उनको रखो, लेकिन 85% ही अगर ईमानदारी से नहीं लगे हैं तो आप उनको हटाने का काम करो। एसओजी की जांच चल रही है, जांच में इनके कैबिनेट मंत्री ने खुद सड़क पर आकर बोला है, और हमारी तो शुरुआत से मांग रही थी कि भर्तियों के अंदर पेपर लीक चोरी के अंदर बड़े से बड़ा मगरमच्छ कोई भी हो, आप गिरफ्तार करने का काम करो। तो आप पूरे राजस्थान के अंदर आम जन को मैसेज दो। आज राज्य के अंदर भाजपा की सरकार आई तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मुद्दा था नौजवानों में, पेपर लीक का मुद्दा था। पेपर लीक को लेकर नौजवानों ने भाजपा को वोट दिया, और आज भाजपा ने जो वादे किए थे कि आरपीएससी हम भंग कर देंगे, आरपीएससी में
आप दो व्यक्तियों को पकड़कर, दो व्यक्तियों को जेल में डालकर आप क्या साबित करना चाहते हो? पूरी आरपीएससी को आप भंग करो, एक मैसेज पूरे राजस्थान के अंदर दो कि हम नौजवानों के साथ खड़े हैं, हम पेपर लीक को लेकर सख्त हैं, लेकिन कोई प्रक्रिया नहीं हुई। ठंडे बस्ते के अंदर इस प्रक्रिया को डाल दिया गया और राज्य सरकार भी कहीं ना कहीं सेटलमेंट की परिस्थितियों में आ गई लगता है। अच्छा, अगर आपको लगता है पूनिया जी की अगर हाँ घपलेबाजी हुई है तो भैया इसको रद्द कर देना चाहिए, आप मानते हैं ये बात? बिल्कुल, अगर घपलेबाजी हुई है, अगर सरकार को लगता है तो इसको रद्द करना चाहिए था, लेकिन सरकार इसको लटकाए हुए है। जिस प्रकार से हाई कोर्ट के अंदर जो सरकार का बयान रहता है वो निश्चित तौर पर यह संदेश देता है कि हम इसको रोकने के पक्ष के अंदर हैं। तो फिर सर इतना सा जवाब दे दीजिए, फिर आप क्यों हनुमान बेनीवाल जी के साथ सपोर्ट में खड़े हुए नजर नहीं आते हैं? अभी तो थोड़े दिनों पहले डॉक्टर राकेश बिश्नोई के में तो दिखे, पर जब उनको ज़रूरत है, एसआई में भी आपको ज़रूरत उनको है, तो आप क्यों उनके बगल में कंधे से कंधा मिलाकर दिखते नहीं हैं? यही सवाल मैंने निर्मल चौधरी जी से भी किया था। इंडिया अलायंस में हनुमान जी हमारे साथ हैं और वो उन मुद्दों को उठा रहे हैं। उनके मुद्दों में हमने कभी ये कहा कि हम इंडिया अलायंस में साथ नहीं है। हमारी पार्टी के मुद्दे होते हैं। कांग्रेस ने हमेशा मुद्दा ये उठाया कि आप आरपीएससी भंग करो, हम तैयार हैं आरपीएससी भंग करने के, सरकार में आए आप करो, एसआई भर्ती को रद्द करना है रद्द करो, आपको रखना है रखो, लेकिन निर्णय लो आप। असमंजस की परिस्थितियों में आपने पिछले 1.5 वर्ष में राजस्थान के नौजवान को रख रखा है। हनुमान जी अपनी बात मजबूती से रख रहे हैं, अपनी पार्टी की बात को मजबूती से विपक्ष के रूम में रख रहे हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हमने कभी ये कहा कि हम उनके बराबर जाके बैठे, हमारा काम है, हमारी पार्टी का काम है, हम हमारे जो प्लान है, जो हमारा सरकार का विरोध करने का तरीका है, हम उस तरीके से सरकार का विरोध करने का काम भी कर रहे हैं और सरकार को चेताने का काम भी कर रहे हैं। और समय समय पर हमने किसान विरोधी जो इनका आया उसको लेकर राज्य सरकार का घेराव किया। आज एसआई भर्ती को लेकर भी हमने पेपर लीक को लेकर राज्य सरकार का घेराव किया। जिम्मेदारी जो है हमारी है, हम वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन हम किसी के साथ जाकर बैठ जाएं, किसी पार्टी के साथ बैठ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक छोटा सा जवाब दीजिएगा। डॉक्टर राकेश बिश्नोई को न्याय आपने दिलाया, उसमें आप लोग सफल रहे, है ना, वो सबने देखा। पर एक चीज़ हम देखते हैं कि कांग्रेस में अब आंदोलन तो शुरू हो गया है भैया, जैसे कि युवा नेता खास करके आप हो गए, बाकी लोग हो गए, वो तो नजर आ रहे हैं। बड़े नेता कब आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरेंगे, इसका इंतजार सबको है, क्या बोलेंगे? देखो, सब नेता सड़क पर हैं। आप देख सकते हो सचिन पायलट जी राजस्थान का कोने कोने का दौरा कर रहे हैं और समय समय पर यूथ कांग्रेस का आंदोलन हो, एनएसयूआई का आंदोलन हो, हमेशा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उसमें शामिल होकर ये मैसेज दिया है। और कांग्रेस लगातार, चाहे संविधान बचाओ रैली हो, संविधान बचाओ अब यात्रा के नाम पर यूथ कांग्रेस एनएसयूआई जो काम कर रही है, आने वाले समय में इस सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। और आने वाले समय में निश्चित तौर पर हर आमजन कांग्रेस को वापस लाना चाहता है। आप 1.5 वर्ष का समय हुआ है, अभी समय जाने दो, भाजपा की हालात क्या हो जाएगी, इनके मंत्री विधायक इनके पदाधिकारी की कोई सुनने वाला नहीं है, दर दर भटक रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, एक बात बताइएगा और दर्शक भी, आप भी ध्यान से सुनिएगा और आपको पुरानी बात थोड़ी याद दिला देती हूँ। एक वीडियो अभिमन्यु पूनिया जी का बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस उनको धक्का देकर और गाड़ी में बिठा रही थी, है ना। ये आप भी जानते हैं कि हाँ, उन्होंने आपको पुश किया पीछे से और फिर धक्का मारकर अंदर घुसाया। अब आपने भी ये कहा और वीडियो भी ये कह रही है, पर पुलिसकर्मियों ने क्या कहा से सुनिए। उन्होंने कहा नहीं भैया, हमने तो निर्मल को किया, अभिमन्यु पूनिया जी तो खुद ही जाकर बैठ गए कि नहीं मेरे दोस्त को लेकर जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा साथ में। देखो, पुलिस का काम है, वो अपना काम करती है, लेकिन जिस तरीके से जो व्यवहार प्रशासन का भाजपा के राज के अंदर रहा है, ब्यूरोक्रेसी का रह रहा है, जिस तरीके से इन्होंने मनमानी तरीके से, अमानवीय तरीके से जनप्रतिनिधि गणों के साथ जो हालात पैदा किए हैं कि आपको बात सुनने के लिए 10 दिन लगते हैं। क्या अधिकारी, एसपी, डिप्टी, आईएएस, क्या एमएलए से बात करने में अगर 10-10 दिन लगाएंगे तो क्या हालात आमजन की होगी। जनता ने जिन व्यक्तियों को चुना है उन व्यक्तियों की बात को सुनना पड़ेगा, चाहे कलेक्टर है चाहे चीफ सेक्रेटरी है, उसको बात को सुनना पड़ेगा। अगर नहीं सुनेंगे तो हालात दर दर, सड़क पर जो संघर्ष है वो उनके कार्यालयों तक पहुंचेगा। और जब उनको जवाब देने में जो हालात पैदा हो रहे हैं, आज पूरे राज्य के अंदर जो राकेश का हत्याकांड का मामला हुआ, 2 दिन के अंदर मामला निपटने का था। 1 दिन में मामला निपटा सकते थे राज्य सरकार के, अगर मंत्री बात करते, राज्य सरकार का कोई नुमाइंदा बात करता। लेकिन आपने उस परिवार से बात नहीं की जो परिवार में जिसकी हत्या हो गई, जिस परिवार में
एक व्यक्ति डॉक्टर, भविष्य का डॉक्टर था और उस परिवार आर्मी परिवार था, पुलिस में एक साथी उस परिवार का लगा हुआ था। तो ये हालात आप देख सकते हो कि राजस्थान के अंदर अराजकता का माहौल पैदा करने का काम ब्यूरोक्रेसी ने भाजपा के साथ मिलकर किया है। बिल्कुल। अच्छा, आपकी एक बात अभी मैंने सुनी, उससे कुछ मुझे सवाल याद आ गया। आपने कहा नहीं सुना तो, है ना? एक बार ऐसे ही अभिमन्यु पुनिया जी ने मंच से, भरे मन से एक बात बोली थी कि अधिकारी ना माने तो ठोक दो, है ना? याद होगा सर। तो सर कहीं यही लाइन तो भारी नहीं पड़ गई कि अधिकारी आपको पसंद नहीं करते हैं इसी वजह से, क्योंकि आपने मंच से एक बार इतनी बड़ी बात बोली? अधिकारियों को हम सम्मान भी करते हैं, हमारे किसान परिवार से निकले हुए अधिकारी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के सदस्य भी हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार की जो मनमानी चलती है और सरकार की मनमानी से जो अधिकारी आम लोगों को परेशान करने का काम करते हैं, और हमारी जिम्मेदारी है हमें आम लोगों के लिए बोलना। हमें आम जन ने चुनकर भेजा है, हम जनप्रतिनिधि हैं, अगर हम उनकी बात नहीं रखेंगे तो उनकी बात कौन रखेगा? हम जो जिम्मेदारी हमें जनता ने दी है उस जिम्मेदारी को निभाने का काम हम लोग कर रहे हैं। चाहे हमारे सामने कोई भी अधिकारी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सरकार हो, हमें हमारी बात रखने का पूरा हक है और वो हम रख रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अभिमन्यु पुनिया जी के लिए एक बात मैं बोलना चाहूँगी। आपने वो लाइन सुनी होगी, दोस्ती हो तो भाई साहब अभिमन्यु पुनिया जैसी। क्यों मैं ये बोल रही हूँ? ऐसी दोस्ती कि पायलट साहब के लिए इन्होंने NSUI के प्रदेश अध्यक्ष का पद ठुकरा दिया, उसको लात मार दी। कितनी बड़ी बात है सर। इतना क्यों उनको पसंद करते हैं, क्यों उनका इतना सम्मान करते हैं? राजस्थान नहीं, पूरे देश का नौजवान, देश का हर वर्ग सचिन पायलट जी को पसंद करता है। और सचिन पायलट जी को हर नौजवान, राज्य का हर वर्ग, हर शिक्षित वर्ग हो, चाहे आम जन हो, ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति हो, वो अपने सचिन पायलट जी में अपने आप में जन नेता देखता है, जो बात सुनने वाला है, जो उनकी बात को रखता है। और निश्चित तौर पर आज हम जैसे नौजवान, चाहे राजनीति में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं, तो उसमें सचिन पायलट जी ने हमें मार्गदर्शन के रूप में हमें आगे बढ़ाने का काम किया। और जिस तरीके से वो आम गरीब नौजवान परिवार के लड़कों को, नौजवानों को राजनीति के अंदर लेकर आए, NSUI यूथ कांग्रेस में काम करते करते जिस व्यक्ति ने मन से, ईमानदारी से पार्टी के लिए काम किया, उसको उन्होंने उस जगह पर बिठाने का काम किया जहां पर वो अग्रिम पंक्ति में बैठ सकता है। कोई और ऐसा नहीं कर सकता। बिल्कुल। कोई दूसरा नेता सोचता है, कम से कम 10 साल उसके पीछे घूमना पड़ता है, टेची उसके हाथ में होनी चाहिए, तब जाकर उसको पंचायत समिति और जिला परिषद की टिकटें मिलती है। ये हम कहना चाहते हैं, ये निश्चित खुले मन से कहते हैं हम कि देश में एकमात्र नेता है जिसने, देश में एकमात्र नेता है जिसने नौजवानों को हर क्षेत्र में जहाँ वो रहे हैं, चाहे आज छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, वहाँ यूथ कांग्रेस के नौजवानों को टिकट देने का काम हो, राजस्थान के अंदर हो, यूथ कांग्रेस NSUI के नौजवानों को टिकट देने का काम हो, MLA MPs का टिकट दिया है। और पंचायत समिति और जिला परिषद में 40/40 का बिल्लों का उनका जो अभियान था टिकट देने का, उस समय मैं NSUI का अध्यक्ष था। 40% टिकट नौजवानों को पूरे राजस्थान के अंदर सचिन पायलट जी ने नगर निकाय और नगर परिषद और पंचायत समितियों में दिए थे। आज वो ही उदाहरण है कि पूरे राजस्थान का हर कोना ये चाहता है कि सचिन पायलट जी राजस्थान का भविष्य हो। पुरानी बातें और भविष्य, मतलब सब समझ जाइए कौन से भविष्य की बात कर रहे हैं। अच्छा सर, मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि PCC अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो कंप्लीट हो गया है, जुलाई में हो जाएगा जस्ट, तो बोला जा रहा है, कयास तो लगाए जा रहे हैं कि क्या गोविंद सिंह डोटासरा बदलेंगे, और एक और कयास लगाया जा रहा है, वो सुनिए। कहा जा रहा है कि PCC अध्यक्ष तो भैया सचिन पायलट जी को बना दो। अभिमन्यु पुनिया जी इस पर क्या कहेंगे? देखो, राजस्थान की आम जनता का मन, राजस्थान के सर्वे, राजस्थान का जन और जो आला कमान चाहता है वो राजस्थान का अध्यक्ष बनता है। डोटासरा जी भी राजस्थान में काम कर रहे हैं और पहले मंत्री रहे हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन जो आला कमान चाहता है वो राजस्थान के अंदर होता है। और निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी ने हमेशा नौजवानों को आगे बढ़ाया है। आप समय समय पर देखते रहे हो कि जब जिस नौजवान ने संघर्ष किया है, चाहे पेपर लीक का मामला हो, हमने हमारी सरकार में भी मजबूती से नौजवानों के साथ हम सब लोग खड़े रहे। और आने वाला समय राजस्थान का जिस प्रकार से इस सरकार की जो हालात है, निश्चित तौर पर कांग्रेस की 150 से ज़्यादा सीटें आएगी और राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। बिल्कुल। अच्छा, ये तो चलिए भगवान ने देखा है क्या होगा, पर मेरा आपसे एक सवाल है,
सर इन दिनों अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी का मिलन हुआ, अब सब बोल रहे हैं, है ना, बहुत मिलना जुलना हुआ, घर पर मिलना जुलना हुआ, पुण्यतिथि में हमने देखा गले लगाए मिले, तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी ने ये कहा कि सचिन पायलट जी ने सरेंडर करके बहुत बड़ी गलती की, सरेंडर ही करना था भैया तो पहले ही कर दिया होता, अब क्यों किया? वो तो हनुमान जी किस किस के आगे सरेंडर करते हैं वो कभी बताते हैं? जी जी जी। वो तो क्या पता बद्रीलाल जी के आगे सरेंडर कब कर लें। ये परिस्थितियाँ, हनुमान जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और आरएलपी के संयोजक हैं, उनकी अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी को वो मजबूती से रखते हैं और अपने हर वर्ग नौजवान की बात को वो मजबूती से रखते हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हुए हैं। लेकिन वो तो उनको बयान देना चाहिए कि वो किस किस से मिलते हैं, किस पार्टियों में जाते हैं, किससे अलायंस होता है। पहले भाजपा के साथ अलायंस था, आज कांग्रेस के साथ अलायंस है, आगे किसके साथ अलायंस होगा वो भविष्य के गर्भ में कौन बता सकता है, वो ही बता सकते हैं हनुमान जी। और आप क्या कहेंगे पायलट साहब और अशोक गहलोत जी के मिलन पे? देखो, कांग्रेस पार्टी एक है और पहले भी हमारे सब नेता एक हैं। निश्चित तौर पर हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम हर नेता और हर वरिष्ठ नेता करता है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय नौजवानों का है, आने वाला समय उन व्यक्तियों का है जो ज़मीन पर संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, एनएसयू यूथ कांग्रेस के साथी हों। और हम तो चाहते हैं कि एनएसयू यूथ कांग्रेस से निकल कर आए हैं कि एनएसयू यूथ कांग्रेस को कांग्रेस पार्टी में मजबूती से नौजवानों को तवज्जो मिलनी चाहिए और आने वाला समय नौजवानों का है, पूरा राजस्थान ये चाहता है। अच्छा पूनिया जी, अभी हम संविधान बचाओ रैली में गए थे फील्ड रिपोर्टिंग के लिए, वहाँ थोड़े कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई, आप सुनिए उन्होंने क्या कहा हमें। उन्होंने कहा कि अब ये टाइम आ गया है कांग्रेस में कि खुद अशोक गहलोत जी पूर्व मुख्यमंत्री साहब सामने आए और कहें हाथ जोड़ के कि बस भैया 3 बार बन गया हूँ, अब नहीं, अब तो दूसरों को चांस दो क्योंकि अब मेरी उम्र हो गई है। तो कई कार्यकर्ताओं ने, कई लोगों ने कहा कि अब नया का ज़माना है भैया, अब तो बूढ़े हो गए हैं सर को बाय बाय बोलना चाहिए और किसी और को मौका देना चाहिए। इस पर आप क्या कहें? बिल्कुल, अशोक गहलोत जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कैबिनेट में मंत्री रहे हैं और वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, और मार्गदर्शक के रूप में अब उन्हें कांग्रेस पार्टी में काम करना चाहिए। आने वाले नौजवानों पर उनको आशीर्वाद देना चाहिए उनको। और निश्चित तौर पर क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अशोक गहलोत जी को बहुत कुछ दिया है, एक एनएसयूआई से 3 बार मुख्यमंत्री, कैबिनेट बनना कोई छोटी बात नहीं है। ये गांधी परिवार का आशीर्वाद ही है कि आज आप देख सकते हो कि उनको जो मिला, और उनको अब खुद समय मार्गदर्शक का रूप कांग्रेस में निभाना चाहिए ताकि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मजबूत हो सके। किसी और को मौका देना चाहिए। बिल्कुल, मौका देना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए सर, आप जानते होंगे सुशील आसोपा जी जो बहुत खास माने जाते हैं, बहुत प्रेम करते हैं सचिन पायलट जी से, उनसे मेरी बात हुई कल, उनका एक इंटरव्यू था छोटा सा, तो जब उनसे बातचीत हुई उन्होंने मुझे एक बात बोली और उन्होंने यही ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि आज बजरी माफियाओं पे खूब बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं अशोक गहलोत जी, पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि उनकी सरकार में भी ऐसा हुआ और आज की सरकार में भी ऐसा हो रहा है। जेजेएम घोटाले पर भी उन्होंने कहा कि वो भी उनकी सरकार में हुआ। क्या आप मानते हैं कि हाँ हमारी सरकार में ये सब घोटाले हुए? बिल्कुल, मैं तो मुख्यमंत्री जी तब थे, तब एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के मुकदमे वापस लेने थे। जब अपने नौजवानों के अपनी सरकार में मुकदमे लगते हैं तब समय आता है। आज हम राज्य सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर रहे हैं, हमें पुलिस का सामना करना पड़ता है, ब्यूरोक्रेसी का सामना करना पड़ता है, हमारे पे मुकदमे लगते हैं। जब हमारी सरकारें आती है तब हमारे मुकदमे वापस नहीं होते, एक नौजवानों को टीस लगती है और नौजवानों में टीस पहुंचती है। बजरी माफिया चरम सीमा पर था, खुलेआम बजरी माफिया था, जेजेएम घोटाला हुआ। उस समय अगर वो चीज़ें रोक लेते तो आज राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार होती। उस समय अगर अपनों पे बचाव की बजाय उस समय कांग्रेस राज के अंदर अगर कांग्रेस के व्यक्ति पर मुकदमा होता है तो ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री, इससे ज़्यादा बड़ा सवाल कांग्रेस के मुख्यमंत्री पर क्या हो सकता है? ये राजस्थान का हर कांग्रेस का कार्यकर्ता सवाल कर रहा है। अच्छा, अभी जिस रफ्तार से सचिन पायलट जी चल रहे हैं उसके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि सर कहाँ ही दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए ना, वैसे तो हाँ वो जा रहे हैं सब जगह, पर आप देखिए बात निर्मल चौधरी जी की आई कि उनको जेल में ले गए, उनको थाने में ले गए, तो भैया आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हमारे पायलट साहब और बोल रहे हैं। पर जब आप डॉक्टर राकेश बिश्नोई के लिए बैठे हुए थे तब तो आपके साथ वो नज़र नहीं आए बैठे हुए। देखो, सचिन पायलट जी छत्तीसगढ़ के राज्य के प्रभारी है और राकेश बिश्नोई के परिवार से लगातार संपर्क में थे। हम सब लोग उनके संपर्क में थे, हम लोग वहाँ पर बैठे तो हम वहाँ जाकर नहीं बैठे, हमें सचिन पायलट जी के निर्देशानुसार ही हम सब लोग वहाँ पर बैठे और वहाँ पर जाकर हमने
उस परिवार के साथ उसका परिवार लगातार उनसे संपर्क में था और जिस दिन वो मामला हुआ उसी दिन भी पायलट साहब राज्य सरकार के संपर्क में थे, जहां उनको बात करनी थी वहां बात की। और निश्चित तौर पर निर्मल चौधरी और हमारा जो मामला हुआ उसमें प्रेस वार्ता की बात नहीं, चाहे कमिश्नर से बात करना हो, जहां पर बात उचित है वहां पर सचिन पायलट जी ने बात की। तो उस धरने के लिए आपको खुद सचिन पायलट जी ने भी बोला? बिल्कुल, हम वहाँ बिना निर्देशानुसार नहीं गए, हम लोगों ने उस परिवार के साथ रहे, उस परिवार से संपर्क में थे। ये सिर्फ माहौल जो नेता बोलते हैं उन नेताओं को ये पता नहीं है कि वो भी वहाँ जाकर कितनी बार बैठते हैं, कितनी बार बात करते हैं, क्या क्या बोलते हैं। जो बात वाजिब नहीं है उसको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इस प्रकार का प्रोपेगेंडा तैयार करना, जिस व्यक्ति ने 100 किलोमीटर यात्राएं निकाली हो, पेपर लीक को लेकर मुद्दा सबसे पहले बनाया हो, आज आए हैं एसआई भर्ती को लेकर कि एसआई भर्ती रद्द कर दो। उस समय कहाँ थे? उस समय सवाल करना था। उस समय भी लोकसभा में एमपी थे हनुमान जी, सवाल करते सरकार से। ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई कि भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने और हनुमान जी ने एसआई का भर्ती का मामला उठा दिया? बल्कि किरोड़ी लाल मीणा जी का था। बल्कि अब हो सकता है कब सेटलमेंट हो, कब व्यवस्था हो, इसकी तो भविष्य जानता है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में कि हम क्या बयान दे रहे हैं और हमें उस बयान को फिर वापस नहीं लेना पड़े, तो कम से कम बोलना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। अभिमन्यु पुनिया जी बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा सर, लास्ट सवाल मेरा आपसे है। लोकेश शर्मा जी से भी हमने थोड़े दिनों पहले बात की थी, ओएसडी जो रहे हैं, आप जानते होंगे अच्छे से। सर, उन्होंने हमें एक बात बोली, उन्होंने कहा कि सोनिया जी क्या बताऊं, कैमरे के सामने बोला है, क्या बताऊं आपको, जब मीटिंग हुआ करती थी तो कैसे कैसे छोटे शब्द, है ना, बड़े ही छोटे हल्के शब्दों का इस्तेमाल पायलट साहब के लिए किया जाता था। मैं यहाँ पर बोल भी नहीं पाऊंगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने बताई। कितनी हकीकत लगती है कि लोकेश शर्मा जी झूठ बोल रहे हैं या फिर शायद सच बोल रहे हैं? देखो, लोकेश शर्मा जी तो सच ही बोल रहे होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के नज़दीकी थे, मुख्यमंत्री जी के ओएसडी थे और लंबे समय से उनके साथ थे। उनका हर चीज़ जो बोलते हैं, जो करते हैं मुख्यमंत्री जी, अच्छे से वो जानते हैं, उनसे अच्छे से कोई जान नहीं सकता। लेकिन सचिन पायलट जी ने कभी किसी व्यक्ति के बारे में बुरा नहीं बोला, चाहे उनको कितनी भी परेशानियां झेलनी पड़ी हो, लेकिन उन्होंने कभी किसी व्यक्ति के बारे में कभी बुरा नहीं बोला। और पार्टी के व्यक्ति के बारे में उन्होंने कभी किसी को नीचे देखने के लिए कभी बोला नहीं। तो आप सोच सकते हो कि सचिन पायलट जी की सोच और दूसरे नेताओं की सोच में क्या फ़र्क है। बिल्कुल। और जब ये लोग सब ऐसा बोलते हैं तो मुझे बस एक ही लाइन, पायलट साहब का एक डायलॉग है, बड़ा ही पॉपुलर डायलॉग है, वो हमेशा बोलते हैं कि, अब आप उनकी तारीफ मत समझिएगा, बता रही हूँ बस आपको, वो हमेशा बोलते हैं कि सर पे हो बर्फ़, मुंह में हो मिठास, तभी बन पाओगे राजनीति में फर्स्ट क्लास। तो उनका ये हमेशा चलता है कि हाँ, ऐसा होना चाहिए बर्ताव से। अच्छा सर, हंस के जवाब दीजिएगा, अंतिम सवाल है। मुझे आपसे पूछना है कि अभी कुछ समय पहले हमने देखा कि पायलट साहब के लिए हरियाणा की सरपंच नैना, लेडी सरपंच नैना, उन्होंने बोला था कि क्या पर्सनालिटी है उनका, मुझे बड़े पसंद है, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, उनके साथ कॉफ़ी पीना चाहती हूँ, ही इज़ अ गुड मैन, है ना, गुड पॉलिटिशियन, कभी मिलना भी चाहूँगी। तो ऐसा ही पायलट साहब के लिए और भी काफ़ी लोग बोलते हैं, और खास करके जो महिलाओं में उनका क्रेज़ है वो तो आपको पता ही है। आप क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आपके दोस्त हैं, आप ज़रा बताइए। देखो, निश्चित रूप से सचिन पायलट जी पूरे देश के अंदर युवाओं के आइकॉन हैं और हमेशा युवाओं के बीच में जाना हो, चाहे दूसरे देशों के अंदर भी जाना हो, तो हर नौजवान, हर यूनिवर्सिटी के अंदर, हर आज देश की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय है उसमें सचिन पायलट जी को बुलाया जाता है। और नौजवान सुनना चाहता है, क्योंकि एक नई सोच, आने वाले भविष्य की सोच, और उनका एक विज़न है, काम करने का तरीका है, और उस काम करने के तरीके को हर व्यक्ति पसंद करता है। यही उदाहरण है कि पूरे देश में, राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश और दुनिया में सचिन पायलट जी की एक अलग पहचान है। ये थे हमारे साथ अभिमन्यु पुनिया जी, और आपने पूरी चर्चा इनसे सुनी है, और कैसी सरकार अभी चल रही है उस पर भी उन्होंने बयान दिया है। तो आपका इस पर क्या कहना है, एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए ये फैक्ट्स पर बात करता है भैया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।